हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एडू अपडेट्स। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 10th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो विदाउट मच अडू लेट्स गेट इनटू द एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। तो क्या होता है, कोई भी कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे पास, उनको हम 3 कैटेगरीज में केमिस्ट्री में डिवाइड कर सकते हैं। क्या वो एसिड्स हैं, बेसिस हैं या फिर सॉल्ट्स हैं। ओके, अब एसिडिक, बेसिक और सॉल्ट तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको शो करने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वो क्या होते हैं और ये जो एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स हैं कैसे बनते हैं और आपस में कैसे इंटरैक्ट करते हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, ये इस चैप्टर में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, so with our first question, let's get started. Which among the given options is not an indicator? ओके, अब यहाँ पे पहली चीज आती है कि इंडिकेटर क्या होता है। तो इंडिकेटर कोई भी ऐसा केमिकल या ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम एसिड या बेस, हमें नहीं पता कि कौन सा हमारे पास अगर सब्सटेंस है, सपोज हमारे पास कोई भी एक केमिकल है ए, ओके, इसमें जब हम अपना इंडिकेटर डालते हैं तो वो किसी तरह का चेंज शो करता है। तो उस चेन से हमें पता चल जाता है कि जो भी हमारे पास ए है वो एसिड है या बेस है। ओके, तो लिटमस क्या होता है? लिटमस एक तरह का स्ट्रेन होता है जो हमें प्लांट से मिलता है नेचुरली। उसको हम एक लिटमस पेपर होता है, ये दिस इज द सैंपल, येलो कलर का एक लिटमस पेपर होता है। ओके, उसके ऊपर डाई कर देते हैं हम इस लिटमस से। ये सोल्यूशन फॉर्म में भी मिलता है और हमें इस तरह से लिटमस पेपर की फॉर्म में मिलता है। तो जब भी ये एसिड के साथ इंटरेक्ट करता है तो ये रेड कलर शो करता है, और जब भी बेस के साथ इंटरेक्ट करता है तो ब्लू कलर शो करता है। तो यानी कि लिटमस क्या है? एक इंडिकेटर है। नेक्स्ट इज ब्लैक पेपर। तो ब्लैक पेपर कोई भी इंडिकेटर नहीं होता है। ठीक है, फिनोल्फ्थलीन क्या होता है? ये भी सिमिलरली एक सोल्यूशन होता है लिटमस जैसे, जो एसिड में कलरलेस रहता है और बेस में ये पिंक कलर का कलर शो करता है। जैसे जैसे हम किसी सोल्यूशन की बेसिसिटी बढ़ाते जाएंगे तो जो पिंक कलर होता है इसकी इंटेंसिटी बढ़ती चल जाती है। ओके, और भी कई सारे इंडिकेटर्स होते हैं जैसे कि टर्मेरिक, जो हमारे घर में हल्दी होती है, दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेटर, जो कि बेस में जब हम इसको डालते हैं या इसके साथ बेस को इंटरेक्ट कराते हैं तो ये रेड कलर की हो जाती है, अदरवाइज ये येलो कलर की रहती है एसिडिक या न्यूट्रल सॉल्यूशंस में। ओके, इस तरह से और भी कई सारे इंडिकेटर होते हैं, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल पर्पल, ये सब अलग अलग तरह के इंडिकेटर्स होते हैं जो एसिड और बेस में अलग अलग तरह के कलर्स शो करते हैं। Change in which property of a substance is detected by olfactory indicators. Okay, तो olfactory हमारे odor से रिलेटेड होता है। जो भी इंडिकेटर्स किसी चीज की स्मेल में चेंज को डिटेक्ट करते हैं उनको हम बोलते हैं olfactory indicators. Which of the options present correct colors of acid and base in phenolphthalein? ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड में जो फिनोल्फ्थलीन होता है वो कलरलेस होता है और बेस में पिंक कलर का होता है, और न्यूट्रल में भी वो कलरलेस होता है। Which reaction summarizes the interaction of acids with metal carbonates? Okay, तो इस चैप्टर में क्या है, बहुत सारी तरह की रिएक्शंस की टाइप्स हमें दे रखी हैं कि जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, मेटल कार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। इस तरह की बहुत सारी रिएक्शंस को मैंने भी यहाँ पर समराइज किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इस एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एक मेटल कार्बोनेट, कैल्शियम मेटल होता है, उसका कार्बोनेट और हाइड्रोजन क्लोराइड, H प्लस आयन और Cl माइनस मिला के हाइड्रोजन क्लोराइड, ये क्या होता है? ये एसिड है। ओके, ये हमारे पास एसिड आ गया और ये हमारे पास मेटल कार्बोनेट आ गया। तो जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, मेटल कार्बोनेट्स जो होते हैं, ये क्या है, ये एक जनरल टाइप की रिएक्शन है, एक आई शुड से क्लासिक टाइप की रिएक्शन है जो होती है एसिड और बेस के बीच में। जब भी एसिड्स और बेसिस आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, अब अगर वो बेस कार्बोनेट है यानी कि CO3 2- तो क्या होता है, इसके साथ हमको साथ में CO2 भी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो रहा है, ये एसिड है, मेटल कार्बोनेट
बेस होता है। ये दोनों जो आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएंगे, सॉल्ट, कैल्शियम क्लोराइड, इसको मैं CaCl2 भी लिख सकती हूँ। साथ में H2O, ये मैंने इनकी वैलेंसी की फॉर्म में लिखा हुआ है। ओके, Ca2+, कैल्शियम की वैलेंसी 2+ होती है, यहाँ पर Cl की A1- होती है, यहाँ पर हाइड्रोजन की +1 होती है, ऑक्सीजन की 2- होती है। इनको जो हम कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे केमिकल फॉर्म में तो H2O। और साथ में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये कार्बोनेट है। तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। अगर वो बेस कार्बोनेट है तो सॉल्ट और वाटर के साथ साथ क्या मिलता है हमको, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, सेकेंड वाला, सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आई होप इट्स क्लियर। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन HCl एंड NaOH। अब देखिए यहाँ पर क्या है, HCl क्या है, एसिड, NaOH क्या है, बेस। क्या है, कार्बोनेट है, नहीं, ये हाइड्रोक्साइड है, सिंपल। तो HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ये हमें यहाँ पे मिला हुआ है, वाटर एंड सॉल्ट, NaCl, सॉल्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड वन। प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड H2SO4 इज। ठीक है, अब ये दूसरी टाइप की जनरलाइज रिएक्शन है जो कि चैप्टर में डिस्कस की हुई है। वो है कि मेटल के साथ अगर हम एसिड को रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्या मिलता है, व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ, मतलब हाउ एसिड्स रिएक्ट इन प्रेजेंस ऑफ मेटल। तो क्या होता है, हमेशा जब भी किसी मेटल के साथ एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। ओके, जो भी एसिड में, एसिड को हम कैसे लिखते हैं, HX। ठीक है, तो जो भी एनायनिक पार्ट होगा ये मेटल के साथ कंबाइन हो जाएगा और साथ में हमारी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, हमेशा यही होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर जिंक टू, मैंने इसको आयनिक फॉर्म में लिख दिया है, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, तो जिंक जब हम हाइड्रोजन, सॉरी, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोजन सल्फेट भी बोल सकते हैं हम इसको। इसको हम कैसे लिखेंगे, H2SO4। ठीक है, तो इस मेटल जो है हमारा जिंक, वो जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बताया था मैंने, एनायनिक पार्ट जिंक के साथ चला जाएगा, मेटल के साथ चला जाएगा और एक क्या बना देगा, सॉल्ट, दैट इज जिंक सल्फेट। क्योंकि दोनों की वैलेंसी सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, प्लस हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन करेक्ट वाला कौन सा हो जाएगा, थर्ड वन, जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस। तो कभी भी कोई सा भी मेटल हो, कोई सा भी एसिड हो, वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो हमेशा यही होगा कि सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगी। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन कॉपर ऑक्साइड एंड HCl इज। अब देखिए यहाँ पर फिर से कौन सी वाली रिएक्शन आ गई है, दिस इज अगेन एसिड प्लस बेस गिविंग सॉल्ट एंड वाटर, राइट। क्योंकि कार्बन, सॉरी, कॉपर ऑक्साइड क्या होता है, बेस। कॉपर का ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड है, तो हमें पता ही है। तो क्या होगा हमारे साथ, जो हमारा CuO है वो जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा, CuCl2 प्लस H2O, CuCl2 प्लस H2O। ओके, which of the given solutions will not conduct electricity। okay, अब यहाँ पर एक important question और important concept के साथ आ गए। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होती है, कंडक्शन के लिए क्या चाहिए होता है, कंडक्शन मतलब मूवमेंट। ठीक है, तो मूवमेंट केमिकल्स में होती है थ्रू आयंस, या फिर हम कह सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो जब भी कोई एक इलेक्ट्रोलाइट, जो भी चीज सोल्यूशन में जाके डिसॉल्व हो जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यानी कि वो सब्सटेंस जो सोल्यूशन में गए, आयंस में टूट गए, सब्सटेंस जो कि सोल्यूशन में जाके क्या करते हैं, आयंस में टूट जाते हैं और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। ओके, तो हमें क्या जरूरत होती है, आयंस में टूटने की जरूरत होती है इलेक्ट्रोलाइट्स की, सब्सटेंस को।
तो आयंस में आपको कौन कौन से दिख रहे हैं? ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला होता है C6H12O6। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड आयंस बहुत मुश्किल से देते हैं। ओके, ये आयंस नहीं देता, तो जब ये आयन नहीं देगा तो मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर तय हो गया। अब HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें पता है। HCl किस किस चीज से मिलकर बना है? H+ और Cl-। सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे मिलकर बना है? Na+ और OH-। तो ये क्या करते हैं, ये जब सॉल्यूशंस में जाते हैं तो ये आयंस में टूट जाते हैं, H+, Cl-, Na+, OH-। तो इन आयंस की वजह से क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है। ओके, मिक्सिंग ऑफ एसिड्स और बेसिस इन वाटर गिव्स व्हाट? अभी मैंने बताया था कि सब्सटेंसेस जो हैं, ऐसे सब्सटेंस वाटर में जाके सोल्यूशन में जाते हैं तो क्या देते हैं हमको? एसिड्स। और बेसिस हम किनको बोलते हैं? एसिड्स उनको बोलते हैं जो पानी में जाके H+ आयन दे। बेस उनको बोलते हैं जो पानी में जाके OH- आयंस दे। ओके, और भी डेफिनेशन होती है पर अभी के लिए हमको H+ और OH- पर ही रहना है। तो एसिड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में जाके H+ आयंस देते हैं। बेसिस वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में जाके OH- आयंस देते हैं। तो यानी कि मिक्सिंग ऑफ एसिड्स और बेसिस in water will give what? Will give ions. It will not give salt and it will not give just positive ions, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा है OH- आयन भी दे रहा है। और अभी हमने पीछे क्या डिस्कस किया था कि इन आयंस की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होने में हमें हेल्प मिलती है। Why is it always advised to add acid to water in small amounts? अब देखिए, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा हमेशा क्या होता है, लैब की ये थंब रूल होता है कि हम हमेशा पानी में एसिड को मिलाते हैं, ना कि एसिड को पानी में मिलाते हैं, ना कि पानी को एसिड में। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एसिड और पानी की आपस में रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब, एक्सो मतलब एग्जिट, थर्मिक मतलब टेम्परेचर या थर्म या एनर्जी, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसके होने से एनर्जी एस्केप हो। ओके, एनर्जी एस्केप हो। अब एनर्जी एस्केप होगी तो मतलब बाहर आएगी। एनर्जी बाहर कैसे आएगी? हीट की फॉर्म में आएगी। उससे क्या हो जाएगा? स्प्लैश हो जाएगा। ओके, और सारा का सारा जो एसिड है वो बाहर आ जाएगा और वो हमारे पर गिर सकता है और वो हमारे लिए हार्मफुल होता है। इसीलिए कभी भी वाटर एसिड में नहीं मिलाया जाता, हमेशा एसिड वाटर में मिलाया जाता है, दैट टू इन स्मॉल अमाउंट्स, ताकि ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये कंट्रोल्ड वे में हो और एकदम से सारी हीट बाहर ना आ जाए। ठीक है, ये एंडोथर्मिक नहीं होती है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है? हीट अंदर लेना। ऐसे रिएक्शंस जिसके होने के बाद जो हमारा सोल्यूशन है वो हीट को गेन कर ले, ठीक है, ना कि हीट को छोड़े। आइसोथर्मल मतलब नो चेंज, नो चेंज इन हीट या टेम्परेचर। ठीक है, इसको बोलते हैं हम आइसोथर्मल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, द पीएच ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज। ओके, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? ये एक बेसिक सब्सटेंस होता है। अब पीएच क्या होता है? पीएच होती है, हमारे पास एक पीएच स्केल होता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ आर पीएच स्केल। ठीक है, ये 1 से लेके 14 तक के नंबर्स की एक स्केल होता है, कलर स्केल होता है। इससे क्या होता है, हम किसी भी चीज को न्यूमेरिकल वैल्यू दे देते हैं बेस्ड अपॉन इट्स एसिडिटी और बेसिसिटी। जितना ज्यादा सब्सटेंस बेसिक होगा वो उतना ही हायर नंबर होगा, जितना ज्यादा सब्सटेंस एसिडिक होगा उसका उतना ही लोअर वैल्यू होगी। किसी चीज का अगर वैल्यू 7 है तो यानी कि वो न्यूट्रल है, जैसे कि वाटर इज न्यूट्रल, इसलिए उसको पीएच स्केल पे हम नंबर देते हैं 7। तो अभी मैंने क्या बताया? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज व्हाट? इज बेसिक। तो वो बेसिक है तो क्या होगा? क्या वो नंबर 7 होगा? नो, वो न्यूट्रल नहीं है। क्या वो नंबर 10 होगा? यस, क्योंकि वो 7 से आगे है। 4 भी नहीं होगा, 4 होगा तो वो एसिडिक हो जाएगा।
ओके, सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको मैं अगली वीडियो में कवर कर दूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ यू लाइक द कंटेंट डू प्रेस द लाइक बटन बिलो एंड शेयर द वीडियो सो दैट जिन जिन को भी ज़रूरत हो उन तक ये वीडियो पहुंच सके. And subscribe if you want to go into more such content ahead. Thank you.